एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस अपनी वीडियो में सीडीपी का एक टॉपिक मैंने पिक किया है जिसको हमने लास्ट पढ़ा है, जो कि आपका लेव वाइगोस्की का सोशो कल्चरल थ्योरी है और ब्रोनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। इनके एमसीक्यूज अभी तक हमने नहीं करे हैं, तो इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंटेलिजेंस से यानी कि बुद्धि से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको कोई अलग से टॉपिक अगर कवर कराना है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने टीचिंग गोल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपकी एचटेट की फ्री जो है प्रिपरेशन चली हुई है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, जिसको आप बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हो। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अपनी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। नोट्स की बात कर लेती हूँ। 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप पेड पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। नोट्स आपके लिए पेड रहने वाले हैं। चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, देन बाद में हम लोग इसके ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एन एजुकेटर वांट्स टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरियस व्यूज ऑफ अ सिचुएशन। एक एजुकेटर है, एक शिक्षक है, वो अपने छात्रों को उसके जो सिचुएशन, मान लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर उसकी बात करें तो प्रॉब्लम के जितने भी व्यूज़ है वो दिखाने की कोशिश करना चाहता है। मतलब जो टीचर है वो चाहता है कि बच्चा किसी भी सिचुएशन को हर एंगल से समझे, सिर्फ एक एंगल से ना समझे। ही ऑफर्स हिज स्टूडेंट्स सेवरल चांसेस टू डिस्कस द सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप सेटिंग। वो बच्चों को कहीं ना कहीं चर्चा करने के लिए बहुत सारे मौके प्रदान करता है, बहुत सारे चांसेस देता है कि बच्चे जो है उस सिचुएशंस के डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उनको समझे। तो वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हिज स्टूडेंट्स विल, उसके जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, वो क्या करेंगे, द वेरियस व्यूज एंड डेवलप डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि टीचर अगर ये करने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे उस चीज़ को कहीं ना कहीं ग्रहण करें। तो ये वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपने समझना है। अब हिंदी में मैंने आपको इस अच्छे से समझा दिया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आपको कह रहा है इंटरनलाइज करना, ऑपरेशनलाइज करना, कंस्ट्रक्ट करना या फिर डाइवर्ज करना। तो देखो अलग करना तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ, वो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। वाइगोत्स्की ने एक टर्म जो है डिफाइन करी थी, इंटरनलाइजेशन। और इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है हमारे सोशल इंटरेक्शन से। हम समाज से, लोगों से जो है ज्ञान को कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं, अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कहना था किनका, वाइगोत्स्की का, और इसको इन्होंने नाम दिया था इंटरनलाइज। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा ना सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस नहीं रखिए, कंटेंट पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू ज़रूर बनाइए, बिकॉज एमसीक्यू करने से आपका जो थ्योरी पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। जैसे हो सकता है आपने इंटरनलाइजेशन जो है कंटेंट पार्ट में ना पढ़ा हो, लेकिन अब आपने इस चीज़ को यहाँ पढ़ लिया कि भाई वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं, वाइगोत्स्की जो है वो रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो वाइगोत्स्की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इंटरनलाइज, यानी कि बच्चे यहाँ पर उस सिचुएशन को इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति को कहीं ना कहीं आंतरिक करने की कोशिश कर रहे हैं, धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट का आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी प्रेजेंट इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने जेडपीडी को पढ़ा था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ये आपका एक डिफरेंस होता है कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और बच्चा जो हेल्प के साथ कर सकता है, उसके बीच का डिफरेंस होता है जेडपीडी। और इसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, एमकेओ करता है। क्योंकि एमकेओ क्या प्रोवाइड करता है, स्केफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्केफोल्डिंग यानी कि जो मचान है वो क्या होती है, वो हेल्प होती है जो इस गैप को भरने का काम करती है। ठीक है, बच्चा जो कर सकता है लेकिन किसकी हेल्प से, वो किसी अपने अडल्ट की हेल्प से कर सकता है, और वो जो अडल्ट है वो क्या कहलाएगा, वो एमकेओ कहलाएगा। तो ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो जेडपीडी है वो क्या है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट विच कैन बी एकम्प्लिस्ड बाय देम थ्रू अडल्ट सपोर्ट। ऐसे टास्क जो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है, बच्चे के लिए कठिन है, लेकिन अगर हम लोग बड़ों की सहायता लें तो वो पूरे कर सकते हैं।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, जेडपीडी होता ही वो है जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता, लेकिन तब कर पाएगा जब उन्हें अडल्ट का सपोर्ट मिलेगा, और वो अडल्ट क्या कहलाते हैं, वो एमकेओ कहलाते हैं। टीचर्स का इंटरफेरेंस है, देखो इंटरफेरेंस एक नेगेटिव वर्ड है, हस्तक्षेप कभी भी शिक्षक नहीं करता है, और ये हिंडर्स जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं, हिंडर्स का मतलब होता है बाधा डालना, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, क्या ये संज्ञानात्मक विकास का निकटतम क्षेत्र है, ये भी नहीं आएगा। और लर्निंग दैट टेक्स प्लेस ओनली, ये भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मल लर्निंग नहीं होती, इनफॉर्मल भी होती है। तो आपका सीधा सीधा तौर पर जो जेडपीडी है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कि ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए, लेकिन हम राइट सपोर्ट की हेल्प से इसको बच्चे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको करने से पहले आपने वाइगोस्की की थ्योरी को ज़रूर पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिस्कस्ड इन वाइगोस्की सोशो कल्चर थ्योरी। फिर से जेडपीडी का एक क्वेश्चन आया, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है जेडपीडी को लेकर के। इट इज़ दैट फेज वेयर द मैक्सिमम डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, क्या ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतम विकास होता है, या फिर इट इज़ दैट फेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर ए स्टूडेंट टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और ओन लर्निंग, यहाँ पर बच्चा जो है खुद से अपनी लर्निंग कर सकता है। जेडपीडी वो एरिया नहीं होता जिसमें बच्चा अपनी खुद से लर्निंग कर सकता है, बल्कि LAD लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट वो एरिया होता है जिसमें बच्चा अपनी खुद की लर्निंग जो है वो कर सकता है। जेडपीडी तो वो एरिया होता है जिसमें उसे हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, MKO की हेल्प चाहिए होती है। इट रेफर्स टू ए कॉन्टेक्स्ट इन विच स्टूडेंट कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, आप अच्छे से पढ़ो इस चीज़ को। ये कह रहा है कि बच्चे जो है अपने टास्क को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, कब, जब उसको एक सही मात्रा में सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और वो मदद देने का काम कौन करेगा, MKO करेगा, और ये मदद देना स्केफ फोल्डिंग कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाइल कंसीडरिंग चिल्ड्रन एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज। इसमें से कौन से थिंकर है जो ये सोचते हैं, कौन से विचारक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर का रोल है और हमारा जो सोशल कंटेंट है वो हमारे विचार में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो अगर सोशल कल्चर थ्योरी नाम ही है इस थ्योरी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन बात करते हैं, पियाजे नहीं करते, थॉर्नडाइक नहीं करते, वाटसन नहीं करते, जबकि कौन करते हैं, वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन कहता है, व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ जिग्सा पजल 5-year-old केतन सेज टू हिमसेल्फ। एक जिग्सो पहेली है जिसको हल करने के लिए जो 5 साल का केतन है वो खुद से ही बोलता है कि आई मस्ट फाइंड द येलो पीस, सो द राउंड वन, मतलब जो गोल वाला जो येलो पीस है मुझे उसे फाइंड करना है, स्क्वायर वाले को फाइंड नहीं करना, वर्ग शेप वाले को फाइंड नहीं करना, बिकॉज वो येलो वाला है ना, वो कंप्लीटली फिट आएगा उसके अंदर और वो इसे पूरा करेगा इस पहेली को। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये जो वार्तालाप है ये किस प्रकार की वॉक है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा खुद से बात कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, खुद को डायरेक्ट कर रहा है। और जब डायरेक्शन देने की बात आती है तो वाइगोत्स्की ने यहाँ पर कितनी तरीके की स्पीच की बात करी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो प्राइवेट स्पीच आ जाएगा, बिकॉज प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है खुद से बात करता है, टॉक टू सेल्फ, यहाँ पर बच्चा स्वयं से बात करता है और क्या करता है, खुद को डायरेक्ट करता है, ठीक है, खुद को डायरेक्शन देने का काम बच्चा करता है और किसके थ्रू करेगा, प्राइवेट स्पीच के थ्रू करेगा। और ये होती है 3 से 6 साल के दौरान होती है, ठीक है। उससे पहले सोशल स्पीच की बात करी वाइगोत्स्की ने, जिसको सामाजिक वाक बोलते हैं, और ये कब था, 0 से 2 साल का था। और द लास्ट में आपकी कौन सी थी, इनर साइलेंट स्पीच थी, ठीक है, जिनको आप आंतरिक मौन वाक कहते हो, जो कि आपका अप टू 7 ईयर से हो जाता है, जो कि आपकी प्राइवेट स्पीच है वो बाद में आपकी डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इन 3 तरह की स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की ने बात करी है। तो जब खुद से बच्चा बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं, निज वाक बोलते हैं, निज भाषण बोल लो, प्राइवेट स्पीच बोल लो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, as per Vygotsky, when adult alter the support in order to improve the child's existing level of performance, it is known as। ढंग से पढ़ो इस क्वेश्चन को। वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने के लिए
समर्थन में बदलाव करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मतलब बच्चे का एक एग्जिस्टिंग लेवल है, इसको कहीं न कहीं और बढ़िया बनाने के लिए क्या कर रहा है अडल्ट? सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को रेसिप्रोकल टीचिंग नहीं बोला जाता, असिमिलेशन और अकोमोडेशन तो पियाजे बात करते हैं, इसको स्केफोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है? वो हेल्प प्रोवाइड करना जिससे बच्चा फिर उस काम को खुद से कर सकता है और ये किसके द्वारा दी जाती है? ये एमकेओ के द्वारा दी जाती है। मैं बार-बार आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में भी बात करते हैं। वाइगोत्स की रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? मतलब इसमें होता है कि बच्चे जो है खुद से ही शिक्षक का काम करते हैं। इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उनको एक एक रोल प्रोवाइड कर देता है ताकि बच्चा अपनी लर्निंग खुद से कर पाए। तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक शिक्षण है। आपस में ही जो है एक तरीके से बच्चे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, ठीक है? तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाती है, जिसके बारे में वाइगोत्स की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा, स्केफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके कितने आंसर ठीक होते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और आपको ये थ्योरी कितनी बढ़िया से समझ में आई ये भी ज़रूर बताना। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू दैट इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फ्रेमवर्क एंड सोशल प्रोसेस ऑन ए चाइल्ड्स थिंकिंग। देखो जहाँ पर भी कल्चर फ्रेमवर्क की बात आ जाए, सांस्कृतिक ढांचे, सामाजिक प्रक्रियाएं, उनके बारे में सिर्फ एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो बात करते हैं। कोलबर्ग बात नहीं करते, इन्होंने तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है? स्किनर का सिद्धांत हम बहुत बाद में जाकर के पढ़ेंगे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करी है। संज्ञानात्मक विकास की बात ये भी करते हैं, लेवाइगोस्की ने एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, लेकिन नाम इसका सोशल कल्चर थ्योरी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण माना है बच्चे की लर्निंग में, उन्होंने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है बच्चे की लर्निंग में, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेवाइगोस्की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर ऑब्जर्व दैट विक्रांत कुड नॉट फाइंड द आंसर टू ए क्वेश्चन ऑन हिज ओन। टीचर ने ये पाया कि विक्रांत नाम का एक बच्चा है जो खुद से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कर पा रहा है। सो ही इज़ एबल टू डू सो अंडर पीयर और अडल्ट गाइडेंस। जबकि वो ऐसा कर सकता है अगर उसको किसी सहपाठी से या फिर किसी अडल्ट के सपोर्ट अगर मिले। तो ये गाइडेंस क्या कहलाती है? तो सबको पता है भाई ये गाइडेंस क्या कहलाती है, ये डिसेंट्रेशन नहीं कहलाती है। तो इसके बारे में तो पियाजे बात करते हैं। तो ये क्या कहलाती है आपकी? स्केफोल्डिंग कहलाती है, मचान कहलाती है। इसको जेडपीडी मार्क मत कर देना। जेडपीडी तो आपका डिफरेंस होता है, जो बच्चे को आता है उसके और जो बच्चा कर सकता है उसके बीच में डिफरेंस, ठीक है? तो स्केफोल्डिंग है ये, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है ना उसको अडल्ट का, ताकि बच्चा उस चीज़ को कर पाए। तो जो सपोर्ट मिलना है वो क्या कहलाता है? वो स्केफोल्डिंग कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर एक वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। अ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पियाजे और वाइगोत्स्कीज पर्सपेक्टिव्स रिलेट टू। एक डिफरेंट है भाई, डिफरेंट तो बहुत सारे हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में। दोनों ही एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनके बीच में क्या डिफरेंस है इनकी थ्योरी में, ये आपको बताना है। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट लर्निंग, व्यवहारवादी शिक्षा की उनकी आलोचना से संबंधित है, या फिर बाल विकास में पोषण संबंधी वातावरण द्वारा निभाई गई भूमिका है। हाउ दे व्यू लैंग्वेज एंड थॉट। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिकॉज सबको पता है भाई लैंग्वेज और थॉट को लेकर के ये आपस में कितने अलग अलग है। पियाजे अलग बात करते हैं और जो वाइगोत्स्की वो अलग बात करते हैं। पियाजे कहते हैं कि पहले थॉट आता है, पहले नंबर पर थॉट आता है, मतलब पहले किसी का विचार विकसित होते हैं, बाद में उसको भाषा आती है। जबकि जो वाइगोत्स्की वो कहते हैं कि नहीं, पहले भाषा आती है और बाद में उसके विचार जो है विकसित होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक्टिव क्रिएटर के बारे में तो दोनों ही बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। 10 क्वेश्चन कहता है कि एज पर वाइगोत्स्की व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें जेडपीडी के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जोन आउटलाइन द गाइड, कौन क्या है भाई जेडपीडी, आपको बताने इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जोन आउटलाइनिंग द गाइडेंस प्रोवाइडिंग टू ए चाइल्ड बाय एन अडल्ट। क्या ये एक ऐसा जोन है जिसमें आपको किसी भी अडल्ट के द्वारा गाइडेंस दी जाती है, या फिर ये गैप है बिटवीन द चिल्ड्रन कैन डू ऑन देयर ऑन एंड विद सपोर्ट। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसको भी मार्क कर देंगे, लेकिन आपको ना पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है, बाद में सोचो इस चीज़ को, ठीक है? गैप बिटवीन द चाइल्ड, तो गैप तो होता ही है, ये भाई जेडपीडी होता ही गैप है किसके बीच में, कि बच्चा क्या कर सकता है और बच्चा विद सपोर्ट क्या कर सकता है, उसके बीच में क्या है, ये गैप ही होता है। द टाइप एंड क्वांटम ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडिंग टू चिल्ड्रन टू हेल्प देम अचीव देयर पोटेंशियल, वो जो हेल्प है उसको तो भाई स्केफोल्डिंग बोला जाता है, तो ये जेडपीडी नहीं है। द टास्क दैट चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश इंडिपेंडेंटली विदाउट एन एक्सटर्नल सपोर्ट, तो ये तो वो वाला है एलईडी वाला है, कि बच्चा खुद से जो काम कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के, वो एलईडी कहलाता है।
तो ये तो नहीं है, तो आपका ऊपर से 1 और 2 में एक आंसर है इसका। तो जेडपीडी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है कि ये गैप है किसके बीच में, कि बच्चा क्या कर सकता है और बच्चा सपोर्ट से क्या कर सकता है, उसके बीच में गैप क्या कहलाता है, वो जेडपीडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब आपके जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो सिद्धांत है उनसे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। व्हाई इज माइक्रोसिस्टम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटल लेवल इन ए पर्सनस लाइफ। भाई इन्होंने जो है ब्रोनफेन ब्रेनर ने, जो कि रशियन बेस्ड, ओरिजिन तो उनका रशिया का ही था लेकिन वो माइग्रेट कर गए थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वो एक तरीके से ना एक लेयर में काम करता है, उसकी काफ़ी सारी लेयर बच्चे के अराउंड है, और वो जो लेयर है उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंगली होता है, यानी कि जो वातावरण है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये वाइगोत्स्की से काफ़ी प्रेरित है, बिकॉज वाइगोत्स्की भी वातावरण की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भाई 5 लेयर दी थी, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर देती हूँ। 5 लेयर दी थी, जिसमें पहला था माइक्रो सिस्टम, फिर था मीजो सिस्टम, फिर था एक्सो सिस्टम, देन था मैक्रो, एंड देन क्या था, क्रोनो था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा, हमने कल ही शायद ये वीडियो हमने कवर करी है, तो अभी हम इनके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आपका माइक्रो है, और माइक्रो से संबंधित आपका इसमें बताना है कि क्यों मोस्ट इन्फ्लुएंसर एनवायरमेंटल है भाई ये आपका माइक्रो का। तो माइक्रो आपका क्या था, इमीडिएट एनवायरनमेंट था, बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले लोग माइक्रो सिस्टम में आते हैं, जिसमें उसका परिवार आ जाता है, उसका स्कूल आ जाता है, ठीक है, अड़ोस पड़ोस आ जाता है, उसके पियर्स आ जाते हैं, रिलीजन आ जाता है, वो सब कुछ जिसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहा है, जिसका सीधे तौर पर बच्चे पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो माइक्रो सिस्टम कहलाता है। तो पढ़ो इसका ऑप्शन देखो, बिकॉज इट इज़ द सिस्टम वेयर ए पर्सन हैज़ द मोस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि भाई क्यों है इतना माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी कि आपका एकदम टच होने वाला वातावरण है ये, जिसमें आपका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है आपके विकास के ऊपर, किसी भी बच्चे के विकास के ऊपर। कल्चर का कोई भी लेना देना नहीं है, कल्चर का तो आपका मैक्रो हो जाता है। और बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम इन विच द, टाइम के बारे में क्रोनो सिस्टम बात करते हैं, इट इंक्लूड द डिसीजन दैट अफेक्टेड देयर लाइफ, ये चीज़ भी नहीं है, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आप अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नोइंग दैट समवन ग्रो अप, आपको आज थोड़ा सा शायद क्वेश्चन को देखने में समस्या आ रही, मैंने आज गलती कर दी है, मैंने इसको ना वर्ड में बना दिया इन क्वेश्चंस को। मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि इनको मैं पावर पॉइंट में बनाऊँ, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, अभी तो आप एडजस्ट कर लो। और ये जो क्वेश्चंस है ना विद आंसर्स, ये आपको जिन्होंने भी नोट्स अवेल करे हैं ना उनको डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे विद क्वेश्चंस। मुझे पता है कि आपको कुछ पीडीएफ्स ऐसी ही मैंने आपको दी है जिनमें आंसर्स नहीं है, मैं उनके आंसर्स आपको जल्दी अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने बोला है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स दूंगी, तो ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी नोट्स के अंदर डायरेक्टली मैं ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने अलग से एक फोल्डर भी बनाया है उसमें। तो ये वाला जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं ऐड कर दूंगी उसके अंदर, और इसमें आपके नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके भी आंसर्स मैं जल्दी अपडेट कर दूंगी। Knowing that someone's grow up before TVs existed is an example of understanding someone based on their। देखो ये कह रहा है कि भाई कोई किसी ने ग्रो किया है, किसी का विकास हुआ है कब, जब टीवी वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। यह जानना कि कोई व्यक्ति टीवी के अस्तित्व में आने से पहले बड़ा हुआ था, किसी को उनको किस आधार पर समझने का एग्जाम्पल है। तो देखो हम कहते थे ना हमारे ज़माने में तो ये ऐसे एलईडी आ गए हैं, पहले पुराने वाले टीवी थे, पहले उससे पहले टीवी ही नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो ये ना मीज़ो है, ना मैक्रो है, ना एक्सो है, बल्कि ये टाइम से रिलेट करता है। तो जब टाइम से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल चेंज होता है जिससे बच्चे के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्रोनो सिस्टम कहलाता है। और ये कह देना कि भाई किसी का ग्रोथ है वो टीवी था ही नहीं तब से हुआ था, तो वे टाइम से रिलेट करता है ये, तो इसलिए इसका आंसर 4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, पेरेंट्स सिबलिंग्स ऑफ चाइल्ड, ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो पेरेंट्स के साथ बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, आपके जो भाई बहन है उनके साथ बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका सबसे पहले वाला जो लेवल है आपके एनवायरनमेंट का उससे रिलेट करता है माइक्रो सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, कल्चर बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अब देखो जब भी कल्चरल बिलीव्स की या फिर वैल्यूज़ की बात आती है, अगर पॉवर्टी की बात आती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात आती है, तो ये सभी आपका 4th नंबर का जो लेवल है उसमें जाता है। और 4th नंबर का लेवल आपका कौन सा है? 4th नंबर का लेवल आपका मैक्रो सिस्टम कहलाता है। आपने इनको सीक्वेंस में ही याद रखना है, पहले माइक्रो आता है, फिर मीजो आता है, फिर एक्सो आता है, फिर मैक्रो और फिर क्रोनो। MMEMC के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का भी कोई नाम इसको दे सकते हो ताकि आप याद कर पाओ, कुछ भी नाम, ठीक है, आप कुछ भी इसके साथ अरेंज कर सकते हो। WWE है तो आप यहाँ पर MME बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। टेम्पोरल चेंजेस इन चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट विच प्रोड्यूस न्यू कंडीशंस दैट अफेक्ट डेवलपमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पढ़ के शायद आप थोड़ा कंफ्यूज आ जाओ, बिकॉज इसमें एक ऐसा शब्द दिया गया है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड। टेम्पोरल का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज़ जो समय से रिलेट करती है। तो जब टेम्पोरल चेंज होते हैं बच्चे के इन्वायरमेंट में, यानी कि समय से रिलेटेड कोई डेवलपमेंटल चेंज हो रहा है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, और जब हम समय की बात करते हैं तो आपको आगे देखना ही नहीं है, तो ये ना माइक्रो है, ना मीजो है, ना क्रोनो है, बल्कि ये कौन सा, सॉरी, ना मैक्रो है, बल्कि ये कौन सा है? ये क्रोनो में आता है, क्योंकि क्रोनो क्या है? आपका टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है, समय से रिलेटेड। और टेम्पोरल का मतलब समय से रिलेट करता ही है। तो हो सकता है भी आपको ऐसे भी पूछ ले, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो 15th का आंसर आ जाएगा 3। In bioecological theory, activities and interactions pattern in the children's immediate surrounding are known as। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि इमीडिएट सराउंडिंग कहाँ पर आता है, यानी कि इमीडिएट सराउंडिंग मतलब इमीडिएट एनवायरनमेंट। और मैंने आपको नोट्स में भली भांति इंक्लूड किया है ये कि इमीडिएट एनवायरनमेंट किसका होता है भाई। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर, और वो कहाँ आता है? वो माइक्रो सिस्टम में आता है, ठीक है, जिसमें बच्चा डायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है अपने एनवायरनमेंट से। तो इमीडिएट सराउंडिंग देखते ही आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जलनी चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये माइक्रो सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। According to Bronfenbrenner's theory of development, the government policies and cultural changes comprise which layer of individual's ecosystem। भाई आपने ब्रोनफेन-ब्रेनर की थ्योरी पढ़ी है जिसमें इन्होंने 5 लेयर की बात करी। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पॉलिसी बनाई है, सरकार ने कोई भी अगर नीतियाँ बनाई है, या फिर आपके कोई भी कल्चरल चेंजेस है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, तो वो किस में आता है? अब आप कल्चर का नाम देखते फटाफट से मैक्रो को टिक कर देंगे, हालांकि इसमें चलो शुक्र है कि मैक्रो है नहीं, बट ये किसका एग्जाम्पल है भाई? गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने एक्सो सिस्टम पढ़ा था ना, एक्सो सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। बट क्यों है? एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल रूप से, जब बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो बच्चा उससे डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, लेकिन बच्चे के ऊपर फ़र्क तो पड़ रहा है ना बच्चे के ऊपर फ़र्क। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, कल्चर जो चेंजेस है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक्सो सिस्टम का एग्जाम्पल है, जिसमें बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है, बच्चा भले ही इसमें डायरेक्टली रिलेट ना करता हो। तो 17th का डी हो जाएगा, 4th हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी ऑफ ब्रोनफेन-ब्रेनर विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम से कौन सा रिलेट जो है वो नहीं करता है, ये आपने यहाँ पर बताना है। मैक्रो सिस्टम से देखो, मैक्रो सिस्टम आपका 4th लेवल होता है, उसके अंदर आपके वैल्यूज आते हैं, लॉज आ जाते हैं, कस्टम आ जाते हैं, लेकिन जो स्कूल है वो मैक्रो का नहीं बल्कि किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, माइक्रो में सिर्फ स्कूल ही नहीं आता, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, नेबरहुड आ जाते हैं, मतलब जिससे बच्चा सीधे तौर पर प्रभावित होता है वो माइक्रो में आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये देखो, ये आपके आंसर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और ये सारे ही आंसर्स के साथ मैं आपको नोट्स में फटाफट से अभी जस्ट नाउ मैं इसको ऐड कर दूंगी नोट्स के अंदर। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप फटाफट से नोट्स ले सकते हैं। 7419055279 पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको यहाँ पर पेड नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करें, अगर पसंद आ रही है शेयर कर दीजिए सभी के साथ। यहाँ पर आपकी फ्री प्रिपरेशन एचटेट की चली हुई है, और टीचिंग कोर्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।